नमस्कार। नालासोपारा विधानसभा 132 का सियासी घमासान अपने चरम पर है। जहां महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार मैदान जंग में है, वहीं महायुति के भी उम्मीदवार राजन नाईक चुनावी मैदान में डटे नजर आ रहे हैं। वहीं बहुजन विकास आघाड़ी के चिक्की ठाकुर भी चुनावी मैदान में हैं। साथ ही धनंजय गावड़े भी बड़ी ताकत के साथ चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। वहीं तमाम उम्मीदवारों को राजनीतिक तौर पर चुनौती देते हुए एक निर्दलीय उम्मीदवार बलराम सिंह ठाकुर भी इस मैदान जंग में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि नालासोपारा विधानसभा 132 के निर्दलीय उम्मीदवार बलराम सिंह ठाकुर इस समय अपने चुनाव चिन्ह ट्रक को लेकर के इस चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। आपको बता दें कि नालासोपारा विधानसभा 132 उत्तर भारतीय बाहुल क्षेत्र माना जाता है और माना जाता है कि अगर उत्तर भारतीय एकत्रित होकर के चाह लें तो शायद किसी भी उम्मीदवार की विजय शिखर पर पहुंचना उनके लिए काफी आसान हो सकता है। वही माना जा रहा है कि नालासोपारा विधानसभा 132 के क्षेत्र के तमाम जो उत्तर भारतीय हैं, इस बार उनका समर्थन और सहयोग निर्दलीय उम्मीदवार बलराम सिंह ठाकुर को उनका सहयोग और समर्थन प्राप्त हो सकता है। वही आगामी विधानसभा चुनाव में बलराम सिंह ठाकुर की भूमिका किस प्रकार की हो सकती है, किस प्रकार के उनके चुनावी मुद्दे हो सकते हैं, किस प्रकार की उनकी रणनीति हो सकती है, किस प्रकार का उनका चुनाव प्रचार हो सकता है, तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आइए बात करते हैं बलराम सिंह ठाकुर से। ठाकुर साहब नमस्कार। नमस्कार। ठाकुर साहब, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए कि आपने अब तक लोगों के बीच में क्या किया है। आपने बहुत सही सवाल पूछा है। नालासोपारा की लगभग 10 में से 4 से 6 पब्लिक यानी 100 में से 90% लोग जो है मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। सबके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहा हूँ, समाज सेवा काम करते रहा हूँ। उल्टा लोग ये बोलते हैं भैया थोड़ा काम धंधों पर ध्यान दो, समाज सेवा ही ज़्यादा करते रहते हैं। ऊपर वाले की दया से सब कुछ सही चल रहा है और मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। काम धंधा अपनी जगह पे काम धंधा भी चल रहा है, लोग हैं सब कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि समाज सेवा करने के लिए जो भी यहाँ होता है, महाराष्ट्र सरकार से होता है, लोकल में कोई काम होता है, सब कराता हूँ। यहाँ से लेके गांव तक, अगर गांव में भी किसी की कोई समस्या है, मैं कुछ ऐसे संगठनों से जुड़ा हूँ जो पूरे देश में है संगठन। उन संगठनों के माध्यम से जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, उसके माध्यम से मैं लोगों का काम करवाता हूँ। यहाँ तक कि जो कोरोना काल आया फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में, ईश्वर की ऐसी कृपा रही है मुझ पर कि जो भी मेरे पास फ़ोन किया है, मैं उनको रेमडेसिविर से लेके बेड दिलवाने तक का काम किया है। साथ ही साथ मेरा जिस तरह से मैंने बताया कि मैं समाज सेवा में मेरी रुचि है, तो वो चीज़ जब लॉकडाउन लग गया तो मैं घर से बाहर निकल नहीं सकता था, कर नहीं सकता था। तो मेरे अंदर एक बेसब्री आ गई कि अभी कैसे किया जाए, क्योंकि अगर मैं किसी दिन कोई किसी की मदद नहीं कर दूं तो उस दिन मुझे लगता है कि आज मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो उस समय ये 2-3 दिन तो किसी तरह बीता, उसके बाद मेरा समय नहीं बीत रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे लोगों की मदद करूं, और लोग तकलीफ में हैं। फिर अचानक ईश्वर ने मुझे ऐसी प्रेरणा दी कि आप एक काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया आजकल पावरफुल है। सोशल मीडिया पे मैंने फेसबुक पे डाला, मेरा नंबर डाला कि जो लोग भी जिनको राशन की ज़रूरत है, वो चाहे कहीं से भी हो, वो मुझे इस नंबर पे फ़ोन करें। उनके आसपास की किसी दुकान पर जाएं, वहाँ पर जो भी राशन उनको लेना है ले लीजिए। वहाँ जो स्कैनर होगा या उनका बैंक अकाउंट होगा, उस पर मैं पैसा डाल दूंगा। इस तरह से मैंने चालू किया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि क्या स्थिति है। प्रभाव पड़ा इस सब चीज का? बहुत प्रभाव पड़ा और इतना ज़्यादा मुझे फ़ोन आने लगा, इतना ज़्यादा फ़ोन आने लगा कि एक फ़ोन उठा रहा हूँ तो दूसरा चालू है, तीसरा चालू है, दुकान वाले के बाद मतलब कॉल सेंटर में काम कर रहा हूँ। इस तरह की मेरी स्थिति हो गई। बट मैंने लोगों को जितना हो सका मदद किया। 2-3 दिन तक तो ये मदद का सिलसिला चला। उसके बाद एक दिन मैं न्यूज़ सुबह उठ के देख रहा हूँ, न्यूज़ में देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब पैदल ही चले जा रहे हैं, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई ये जा रहा है। मैं बहुत भावुक इंसान हूँ, बहुत मतलब किसी की भी पीड़ा मुझे देखी नहीं जाती है। रास्ते चलते अगर कोई कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो मैं वहाँ मदद करने लगता हूँ। तो वो पीड़ा देख के लोगों को मुझे मेरे आंखों से आंसू झरझर झरझर निकल रही। मेरी पत्नी मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे समझा रही कि आप क्या कर सकते हैं, आप जितना कर सकते हैं आप कर रहे हैं, उससे ज़्यादा तो आप कर नहीं सकते। मैं बहुत भावुक हुआ कि अगर काश मेरे पास जैसे बहुत सारे लोग इतने धनवान हैं, जो राजनीतिक पार्टियां आज की डेट में यहाँ हैं, उसके बाद जो दूसरे चुनाव लड़ रहे हैं, सारे लोगों के पास धनों की कमी नहीं थी। शायद मुझसे सब लोग धनी हैं, लेकिन जो इच्छा शक्ति मेरे अंदर थी लोगों की मदद करने के लिए, जो भावना थी, शायद उन लोग के अंदर नहीं थी। मैं चाहता तो अगर मेरे पास बसें रहती है और लोग मेरी बात मानते तो बसों से उनको गाँव पहुँचाता। एक हमारे योगी, हमारे आदर्श योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने ये पहल की कि मैं अपने लोगों को बसों से पहुँचाऊँगा गाँव, और वो उन्होंने बात की। फिर बाद में हमारे आदरणीय मोदी जी ने फिर ट्रेनें चलवाई, लोगों की मदद की। वहाँ ट्रेनों में भिजवाने का काम जो भी हम लोग
मदद कर सकते थे किए। तो पूरी तरह से भैया सारे लोगों को पता है, ये कोई मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, मेरे जानने वालों से या जो भी होंगे उनको आप बात करेंगे कि बलराम ठाकुर ने ऐसा ऐसा किया है, तो कोई भी आपको बच्चा बच्चा बताएगा कहाँ उन्होंने कितना हद तक किया। कुछ लोगों ने यही बोला था कि आप जो आज ये नेक काम कर रहे हैं इसका फल आपको जरूर मिलेगा, लेकिन मुझे कोई फल नहीं चाहिए था, मैं निस्वार्थ भाव से काम करता हूँ। आगे भविष्य में क्या लिखा है वो ईश्वर को पता। आप बेहतर ढंग से समाज सेवा कर रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको समाज सेवा से उठ करके राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखना पड़ा और चुनाव लड़ने का फैसला करना पड़ा? जी बिल्कुल सही कहा। मैं राजनीति को बहुत करीब से देखता हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ। राजनीतिक लोगों के साथ उठना बैठना है। अभी तक मैं किंग मेकर की भूमिका निभाता था। कुछ ऐसे मजबूत लोगों को मैं यहाँ लाने की कोशिश भी किया था। अगर वो पार्टी टिकट देती तो यहाँ बहुत बढ़िया लड़ते और जीतते भी, लेकिन कुछ सिचुएशन गुड़ा गणित क्या मजबूरी लोगों की रही होगी, पार्टी की रही होगी, जो भी रहा, आम जनता नालासोपारा विधानसभा की वो समझ रही है सब चीजें कि जो भी हुआ है, जो भी प्रत्याशी हैं इस समय मौजूदा में, किसी से जनता खुश नहीं है। कुछ लोगों को देख चुकी है, कुछ लोग कैसे लड़े हैं, क्या गुड़ा गणित करके 2 दिन 4 दिन पहले घर पे बैठ गए। बच्चा बच्चा बोल रहा है, कार्यकर्ता पार्टी का बोले, संगठन के लोग बोले तो समझ में आता है, आम मतदाता भी बोल रहा है कि भैया हमें और 5 साल बर्बाद नहीं करना है। उन लोगों ने ही बोला था कि भैया, अगर नाम नहीं ले रहा हूं, अगर ये प्रत्याशी को टिकट मिला तो समझो कि जो सत्ता में है वो मतलब वही चीजें हैं, कोई उसमें अलग नहीं है, वो कुछ भी होने वाला नहीं है। इतना साल हमने बर्बाद किया, अगर उस व्यक्ति को टिकट मिलता है तो बलराम भैया आपको चुनाव लड़ना है। हम लोग इंटरनली एक्सटर्नली जो भी जिस तरह से मदद कर सकते हैं हम सारे लोग आपकी मदद करेंगे। आप मजबूती से लड़िए। और उनको पता है कि मैं एक बार जो सोच लेता हूँ, कदम उठा लेता हूँ, तो मैं आगे पीछे देखता नहीं, पीछे हटता नहीं, और मैं लग गया हूँ। यहाँ तक मुझे कुछ लगा कि कुछ लोग बोले कि आपको बोला जाएगा टिकट वापस ले लो, ये कर लो। मैं 1 दिन 2 दिन पहले ही मैं महाकाल निकल गया, महाकाल दर्शन किया। टिकट जो वापसी का टाइम होता है 3 बजे, वहां खत्म होने के बाद वहां से निकला हूँ और मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मुझे चुनाव लड़ना है, लोगों के बीच जाना है। लोग मुझे ताकत देंगे, मैं लोगों की ताकत बनूंगा। तो ये सब चीज देख करके, अव्यवस्था देखते हुए आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया। जी ठीक है, आपके मुद्दे कौन से रहेंगे? मेरे मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है अभी तक हर घर नल योजना प्रधानमंत्री ने ला दिया है, लेकिन वो योजना अभी तक जमीन स्तर पर जिस स्पीड से आनी चाहिए वो स्पीड से नहीं आ रही है। लोगों को जो असुविधा हो रहा है, आप नालासोपारा फाटा से शुरू करिए, स्टेशन आइए, वापस यहाँ आचोले रोड से आप ब्रिज की तरफ जाइए, रोज जो है सुबह शाम इतना ट्रैफिक लगता है, लोगों का डीजल पेट्रोल सब बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है, कितना कितना जाम लगता है। अभी हाल ही में देखा था, आपने भी पोस्ट किया था फेसबुक पे कि जाम लगा हुआ था, मैं भी ऑलरेडी जाम में फंसा हुआ था। तो लोगों की आंखें क्यों बंद है, जो भी सत्ता में है जो विरोध में है, सारे लोगों को देखना चाहिए ना कि लोगों को क्या असुविधाएं हो रही है, सड़क की अवस्था क्या है, बिजली जब देखो तो बिजली कट जाती है। आप गर्मी में हो, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, लिफ्ट से इतने बड़े बड़े फ्लैट में लोग रह रहे हैं, बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, लोग कैसे आते जाते हैं कुछ अंदाजा है? 1-1 घंटा 2-2 घंटा कभी किसी कारण बिजली कट जाती है। ये सारे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इस पर मैं काम करूंगा, इन मुद्दों को उठाऊंगा। और सबसे बड़ा चीज है कि इतना पॉपुलेशन होने के बाद एक केएम जैसा हॉस्पिटल की यहाँ सख्त जरूरत थी, सालों पहले वो होना चाहिए था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक नारियल फोड़ा गया है, उस नारियल फोड़ने में भी बहुत लोगों ने वो बोला मैं कर रहा हूँ, क्या क्या हुआ था वो आपको पता है, पूरी जनता को पता है, बट वो भी क्या होगा क्या नहीं होगा कोई जानता नहीं है। तो ये सब चीजें ज्वलंत मुद्दे हैं, और भी बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे, जिसके ऊपर मैं पूरा 1 घंटा 2 घंटा बात कर सकता हूँ, पर आपके पास और मेरे साथ पास भी उतना समय नहीं, कैंपेन में भी जाना है, लगे हुए हैं लोग। जी बताइए। अच्छा, एक और महायुति के उम्मीदवार हैं राजन नाईक जी, दूसरी ओर बहुजन विकास आघाड़ी के चेक्रे ठाकुर जी, धनंजय गावड़े जी हैं जी, साथ में संदीप पांडे जी भी हैं जी, ये सब दिग्गज नेता हैं जी, और बड़ी बड़ी पार्टियों से संबंधित हैं। जी। आप निर्दलीय अपना ट्रक लेकर के कहाँ तक पहुंचे? ऐसा है, आपने खुद कहा कि वो नेता हैं और मैं भाई हूँ, लोगों का भाई हूँ, लोगों का बेटा हूँ, लोगों का मित्र हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। हमारे लोग नारा दे रहे हैं, हमें नेता नहीं भाई चाहिए जो हमारे बीच में खड़ा रहे। रात को 12 बजे भी मुझे मिल सकता है, अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। मेरा फोन 24 घंटा चालू रहता है, फोन मैं अपने बेड के बगल पे ही रखता हूँ कि रात में कौन फोन करेगा जिसको कुछ इमरजेंसी होगी। 24 घंटा, और सारे लोग मुझे मेरे बारे में जानते हैं, मेरा फोन चालू रहता है। अभी एक मित्र हैं चौबे जी, उन्होंने एक मीटिंग हमने रखा था, उसमें उन्होंने सबको बताया कि भैया को रात को 3 बजे तक मैं फोन करता रहा, उनका कुछ मैटर था,
उसमें मैं इनको 3 बजे तक हेल्प करता रहा, जो भी और लोग थे उनको भी मैं जगाते रहा। उन्होंने बोला कभी उन्होंने फ़ोन बंद नहीं किया। तो मेरा इस तरह से काम करने का तरीका है। मैं भाई हूँ, बेटा हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, ये आपने सही कहा। अच्छा, इन सभी के बीच में जो बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवार, जी उनके पीछे ठाकुर परिवार का नाम, जी वो ठाकुर परिवार से जी क्या हम कह सकते हैं, उस ठाकुर का इस ठाकुर का तो जो मुकाबला होने जा रहा है, जी क्या कहा जाए इसमें? देखिए, वो भी ठाकुर है, मैं भी ठाकुर हूँ, और उनके भी लोग साथ हैं, मेरे भी लोग साथ हैं। उनका भी कुछ विजन है, मेरा भी कुछ विजन है। जनता को समझ में आएगा, सबको देखे हैं, परखे हैं। जिन जिन लोगों को देखा परखा है क्या स्थिति अभी है, जो और भी लोग खड़े हैं उनको भी जनता जानती है, मुझे भी जनता जानती है। तो अब जनता को तय करना है कि ये बंदा कुछ नया आया है, कुछ कर सकता है, ठाना है, करेगा। लोग जानते भी हैं कि कर सकता है, तो लोग मुझे मौका देंगे, और बाकी लोगों को तो परख ही चुके हैं। चुनाव प्रचार प्रसार किस जी। रणनीति के तहत और कैसे कैसे किया जाएगा? मैंने बताया कि मैं एक संगठन में बहुत करीब से जुड़ा हूँ। एक राजनीतिक पार्टी के लिए मैं हमेशा, भले पार्टी पद पे रहा नहीं हूँ, काम किया हूँ, उनके लोग मेरे साथ जुड़े हैं। सारी रणनीतिक खाका जैसे वो पार्टी काम करती है, पूरा प्लान मेरा तैयार है, पूरा मेरा सोशल मीडिया का कैंपेन, और जो भी तरीके हैं, डोर टू डोर जाना, कैसे काम होता है, पन्ना प्रमुख 15 लोगों के ऊपर 1 लोग अपने, वो पूरी प्लानिंग मेरी तैयार है। पूरे लोग लगे हुए हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा प्रचार प्रसार भी चालू है। क्षेत्र के उत्तर भारतीयों से लेकर के जी गैर उत्तर भारतीय लोगों तक जी किस तरह आप अपने साथ लेकर के चले? जी, मैं जब मुझे समाज सेवा के लिए फ़ोन आता है ना, तो किसी एक समाज का नहीं आता है। वो हिंदू समाज से भी आता है, मुस्लिम समाज से भी आता है, जो भी और भी अदर समाज हैं, सारे समाज से आता है। मेरी मराठी पे उतनी पकड़ है। मैं मराठी में, यहाँ मराठी मीडियम से नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मराठी यहाँ पढ़ाई जाती है। मैं लोगों के, मराठी लोगों के बीच में बहुत अच्छी बातचीत से, सब कुछ मेरा संबंध मराठी लोगों से भी अच्छा है। जो अपनी ये हमारी कर्म भूमि है, जो हमारी मातृभूमि है उत्तर भारतीय, उसमें भी उन्हीं लोगों में भी मेरी बहुत अच्छी पकड़ है। सारे लोगों को एक काम किया हूँ, सारे लोग मित्र, मेरे मित्र, यार, दोस्त, मेरे भाई, सब लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो गांव में बैठे हैं, मुंबई, न्यू मुंबई, मीरा रोड, ठाणे, सारे लोग, भैया अपना भाई खड़ा है, करना वोट, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, सब लोग आएंगे, सबको बोलेंगे, मिल रहे हैं, मीटिंग करें, सब पूरा तैयार है, सब पूरा ऊपर वाले की कृपा से सब चल रहा है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि तमाम जो आपको चाहने वाले हैं जी वो निस्वार्थ भाव से आपके पक्ष Yes. में चुनाव प्रचार प्रसार करने बिल्कुल। के लिए इस चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं जी, और अपने खर्चे से। अपने खर्चे। जी ये बड़ी बात है। जीत के प्रति आप कितना सुनिश्चित? जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ है, जैसे कि मैं आपको बताया कि राजनीति को मैं बहुत करीब से समझता हूँ, तो जो 2024 में सीटें आई, उसका आकलन मुझे पहले से था। मैं वो चीज़ें बोला भी था। फेसबुक पे कुछ लोगों ने मेरा विरोध किया कि नहीं, इतना नहीं, जो इतना चल रहा है उतना ही आएगा। मैं बोला देखो, इतना आंकड़ा आएगा। देखो, आंकड़ा कम हुआ, मुझे उस चीज़ का तकलीफ है, ज़्यादा आंकड़ा होना चाहिए था। लेकिन मुझे जो आकलन था, क्योंकि मैं बताया एक ऐसा संगठन है जो पूरे देश में है, सारे लोगों की मेरे पास चीज़ें आ रही थी, तो वो आंकड़ा आया। तो मैं यहाँ भी वो चीज़ समझ रहा हूँ। लोकसभा चुनाव में जो ट्रेंड चला, कौन सा समाज छटक के दूसरे जगह गया, वो आज भी जाएगा। बहुत होगा, 60% चला जाएगा, 40% साथ रहेगा। किसके व्यवसायिक संबंध होंगे वो कुछ साथ में रह जाएंगे। उत्तर भारतीय, मराठी में जो आगरी समाज है, कोली समाज है, बौद्ध समाज है, सारे समाज के वोट मुझे मिल रहे हैं। कुछ मुस्लिम बांधव भी जो मित्र हैं वो भी अपने हैं। अभी कुछ कैथलिक लोगों से मिल के आ रहा हूँ, उन्होंने भी बहुत नाराजी है, तो वो लोग भी बोल रहे हैं कि मुझे वोट करेंगे। तो देखिए, कुछ ना कुछ परसेंट जो है हर समाज से मुझे वोट आएगा, और कुछ परसेंट जो वोट मिल रहा था वो दूसरे जगह जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें कम होंगी, मेरा बढ़ेगा। कुछ सबका वोट मैं भी काटूंगा, और मेरा वोट काटूंगा, और मेरा वोट बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो समीकरण मैं करीब से समझ रहा हूँ, सारे पत्ते तो नहीं खोलूंगा, तो मैं जीत का आंकड़ा पार कर रहा हूँ, पूरा विश्वास है। आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने बताया कि मैंने जो कोरोना काल में जो निस्वार्थ और निष्पक्ष रह करके काम किया था, आम जनता की बेहतरी के लिए काम किया था, हर संभव प्रयास करके जो काम किया था, शायद वह उसी की बदौलत, लोगों की दुआओं की बदौलत शायद ये परिस्थितियाँ आई हैं कि मैं लोगों के लिए चुनाव लड़ने के लिए, लोगों के सहयोग से, लोगों की बेहतरी से चुनाव लड़ने के लिए इस समय चुनावी मैदान में खड़ा है। और इसी के साथ ही आज के लिए इतना ही। आगामी
राजनीति से संबंधित तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए प्राइम रिपोर्टर टीवी।